हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोकार्बन। ठीक है। हाइड्रोकार्बन की सबसे पहली लाइन हम लोग पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये एनर्जी का सोर्स होता है। कैसे, हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, चलिए देखिए, पहली लाइन इसमें लिखी हुई है, द टर्म हाइड्रोकार्बन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब क्या है? ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन नाम जो है खुद एक्सप्रेस करके बता रहा है, चीख चीख के बता रहा है। क्या बता रहा है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स प्ले की रोल इन आवर डेली लाइफ। हाइड्रोकार्बन्स कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ में यूज होता ही होता रहता है। कैसे, कहाँ यूज होता है, तो देखिए, You must be familiar with the term LPG and CNG used as a fuel. जो घरों में LPG गैस यूज होता है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है प्रोपेन आइसोब्यूटेन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ब्यूटेन से मिलकर बनी होती है। तो ये जो प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, ये होता क्या है? ये है हाइड्रोकार्बन, राइट। और ये जो सीएनजी है ये क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट। नेचुरल गैस क्या होता है? नेचुरल गैस यानी कि मीथेन। जो मीथेन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल गैस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मीथेन है, अब अगर मैं उसको कंप्रेस कर दूं तो हमें एक नया फॉर्म मिलता है नेचुरल गैस का, जिसको हम लोग सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, राइट। ओके, देन whereas CNG stands for the compressed natural gas। ठीक है, ठीक है। एक अनदर टर्म है जिसको हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस या एलएनजी बोलते हैं। ये जो नेचुरल गैस होती है ना, इसको हम लोग -162 डिग्री सेल्सियस पे जब ठंडा करते हैं तो हमें एक लिक्विड फॉर्म मिलता है नेचुरल गैस का, जिसको हम लोग कहते हैं एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, राइट। ये जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो चाहे सीएनजी हो, ये बहुत ही कम पॉल्यूशन क्रिएट करती है, राइट। दिस इज ऑल्सो अ फ्यूल एंड इज ऑब्टेन्ड बाय लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। देखिए, आप लोगों ने कई टाइप के डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़े होंगे, जिनमें से एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है कि देखिए, हम क्या करते हैं डिस्टिलेशन से? मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड को सेपरेट करते हैं, है ना। यस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है कि ऐसे लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसे लिक्विड को हम सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट। तो यानी कि जो क्रूड ऑयल यानी कि जो पेट्रोलियम होता है ना, उसको हम लोग पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, ये जो क्रूड ऑयल होता है जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करते हैं। ये सब कहाँ होते हैं? अर्थ क्रस्ट में होते हैं। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोल गैस को हम क्या करते हैं? डिस्टिल करते हैं। कहाँ से डिस्टिल करते हैं? कोल से। कैसे? तो देखिए बच्चों, जो हमारे पास कोल होता है ना, अगर कोल को हम लोग एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, किसमें? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम हीट करते हैं तो हमें तीन चीज मिलती। कौन कौन सा? एक मिलता है कोक, दूसरा मिलता है कोल गैस, तीसरा मिलता है कोल तार। ठीक है, ये तीन प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, जिनमें से ये जो कोक होता है कोक इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ
कार्बन। कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है कोक। कोल गैस, अब देखो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन ये क्या होता है, सॉलिड। सॉलिड फॉर्म को तो हम लोग अच्छे से सेपरेट कर लेते हैं। कोल गैस और कोल तार की बात करें तो ये गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन ये जो कोल तार होता है ना, ये हैवी वेपर्स होते हैं, इनके हैवी वेपर्स होते हैं, ये जल्दी लिक्विफाई हो जाते हैं, कंडेंसर की हेल्प से लिक्विफाई कर देते, तो कोल तार भी लिक्विड बन गया। बचा क्या, कोल गैस। कोल गैस लिक्विफाई नहीं होता है और इसको हम सेपरेट कर देते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या करते हैं, कोल को जलाते हैं, तीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें, कोक, कोल गैस एंड कोल तार। कोक सॉलिड फॉर्म में हो जाता है और कोल गैस जो होता है और कोल तार जो होता है वो वेपर्स के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। कोल तार हैवी वेपर्स होते हैं और कंडेंसर के हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको जल्दी लिक्विफाई कर देते हैं और कोल गैस हमें मिल जाता, ठीक है। अब बात करते हैं, नेचुरल गैस इज फाउंड इन अपर स्ट्रेटा ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल। जब हम ऑयल वेल्स को की ड्रिलिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले जो मिलता है वो मिलता है नेचुरल गैस। देखिए सबसे पहले हमें मिलेगा नेचुरल गैस, उसके नीचे हमें मिलता है क्रूड ऑयल जिसे हम पेट्रोलियम बोलते हैं बच्चों, क्रूड ऑयल, और उसके बाद क्या मिलता है, वाटर, राइट। तो नेचुरल गैस के ऊपर मिलता है क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, इसलिए हमें सबसे पहले नेचुरल गैस ही मिलता है, राइट, ओके। और अगर गैस को कंप्रेस्ड कर देंगे तो हमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मिलेगा, ये सब आपको पता है। एलपीजी घरों में यूज किया जाता है ना, एलपीजी इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल विद द लीस्ट पॉल्यूशन, विद द लीस्ट पॉल्यूशन, क्योंकि एलपीजी, सीएनजी ये सब क्या करते हैं, बहुत ही कम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। लेकिन केरोसिन भी घरों में डोमेस्टिक फ्यूल्स के फॉर्म में यूज किया जाता है खाना बनाने में। पहले के जमाने में वो क्या हुआ करते थे, स्टोव हुआ करते थे, उसमें ये जो केरोसिन ऑयल है उसको डाल करके हम लोग आग जलाते थे, राइट। तो इस खाना बनता था उसी से। लेकिन जो केरोसिन ऑयल होता है ना वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है ना। लेकिन एलपीजी सीएनजी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल चाहिए भाई, गाड़ी चलानी है तो फ्यूल तो लगेगा ही, राइट। तो वो फ्यूल कहाँ से आता है, पेट्रोल से आ रहा है, डीजल से आ रहा है और सीएनजी, राइट। पेट्रोल सीएनजी ऑपरेट्स ऑटोमोबाइल कॉज लेस पॉल्यूशन, ये हमें पता ही है, लेकिन केरोसिन पॉल्यूशन क्रिएट करता है भाई। ऑल दीज फ्यूल्स कंटेन मिक्सचर ऑफ हाइड्रो, ये सारे के सारे जो फ्यूल होते हैं वो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर्स होते हैं, सब के सब हाइड्रोकार्बन है। विच आर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सब क्या है, एनर्जी सोर्स कर रहे हैं। आप ही देख लो भाई, एलपीजी एनर्जी का सोर्स है कि नहीं, खाना बन रहा है कि नहीं, लेकिन बना किससे होता है, प्रोपेन से, ब्यूटेन से बना होता है कि नहीं। जो हमारा सीएनजी है जिससे व्हीकल्स चला रहे हैं हम लोग, वो किससे बना है, मीथेन से बना है। मीथेन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो भाई एनर्जी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, राइट। हाइड्रोकार्बन्स पॉलीमर्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। कौन कौन से, पॉलीथीन, भाई एथिलीन का पॉलीमराइजेशन करा दो, पॉलीथीन बन जाएगा। प्रोपीन का पॉलीमराइजेशन करा लो, प्रोपिलीन बन जाएगा। पॉलिश स्टाइरिन का पॉलीमराइजेशन करा दो, पॉलीस्टाइरिन बन जाएगा, सिंपल सा है। हाइड्रोकार्बन्स का यूज हम सॉल्वेंट के फॉर्म में पेंट्स में यूज करते हैं। जैसे घरों में पेंट जो होता है, पेंट करते हैं उसमें एक तारपीन का ऑयल डालते हैं, राइट, टारपेंटाइन बोलते हैं, उसका ऑयल हम लोग डालते हैं। और वो किससे बना होता है, वो बना होता है एक अल्फा पाइनिन नाम के हाइड्रोकार्बन से बना होता है। तो अल्टीमेटली पेंट्स के फॉर्म में, पेंट्स में सॉल्वेंट के फॉर्म में हम हाइड्रोकार्बन को भी यूज करते हैं, है ना। और बहुत सारे डाइज में, ड्रग्स मतलब दवा बनाने में भी यूज करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो देखिए हाइड्रोकार्बन्स का जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है कार्बन कार्बन के बीच में कौन से टाइप का बॉन्ड है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग तीन पार्ट में हाइड्रोकार्बन को डिस्क्राइब किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, राइट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। Saturated hydrocarbons contain carbon-carbon and carbon-hydrogen single bond. अब अगर मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो उसमें आपको
क्या देखने को मिलेगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, राइट? यस। If different carbon atoms are joined together to form open chain of carbon atoms with single bond, अगर हमारे पास ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो एक सीधी लाइन में, सीधी चेन में जुड़ते जा रहे हैं सिंगल बॉन्ड के हेल्प से, तो उसे हम क्या कहेंगे? ओपन चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अगर और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इनको हम कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं? एल्केन्स। कुल मिला के ये कहना है कि अगर कार्बन कार्बन ऐसे ओपन चेन में जुड़ता जा रहा है सिंगल बॉन्ड के हेल्प से, तो उसे हम सिंपली क्या कहेंगे? एल्केन्स बोलेंगे, राइट? लेकिन अगर यही कार्बन कार्बन चेन अगर जुड़ क्लोज चेन बन रहा है, अगर ये कार्बन क्लोज चेन बना रहा है, जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे अभी सीधी चेन जुड़ रहा है इस तरह से, तो इसे हम एल्केन्स बोल देंगे, राइट? लेकिन अगर कुछ इस तरह से कार्बन जुड़ जाए, देखिए एक साइकिल बना रहा है, क्लोज चेन है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? क्लोज चेन है ये, तो ये कहलाएगा साइक्लिक एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स हम सिंपली इसे हम बोलते हैं, राइट? यहाँ पे लिखा होगा इफ कार्बन एटम्स फॉर्म अ क्लोज चेन और अ रिंग दे आर टर्म्ड एज साइक्लो एल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा भाई? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा कि भाई इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, आइदर डबल बॉन्ड आइदर ट्रिपल बॉन्ड, राइट? डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक स्पेशल टाइप का साइक्लिक कंपाउंड होता है, राइट? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को भी हम फर्दर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, किसमें? बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, जो आप लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ नहीं गई मैंने। लेकिन मेन बात आपको यहाँ पे बच्चे ध्यान रखनी है कि कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है? बाकी ये सब बात किसी काम की नहीं है। एल्केन्स की अगर मैं बात करूं, एल्केन्स, अब जैसे कि हमें पता है कि भाई एल्केन्स जो है दो तरीके के होते हैं, नॉर्मली एल्केन्स जो ओपन चेन होते हैं और एक होता है साइक्लिक चेन, राइट? जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब एल्केन्स अगर मैं फर्स्ट मेंबर की बात करूं, तो फर्स्ट मेंबर क्या होता है? यहाँ पे मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। एल्केन्स आर द सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ये जो हमारे पास एल्केन होता है वो सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिनमें आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? और मीथेन इनका पहला फैमिली मेंबर होता है, ठीक है? फिर एक्सक्यूज मी, मीथेन इज अ गैस फाउंड इन कोल माइंस एंड मार्सी प्लेसेस। ये जो बच्चों मीथेन्स होते हैं, ये कोल माइन में या फिर मार्सी प्लेसेस, दलदल वाली जगह से हमें मिलते हैं मीथेन, राइट? इसीलिए हम मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं, राइट? क्योंकि ये मार्सी प्लेसेस से मिलते हैं, इसलिए इसे हम मार्स गैस भी बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है इफ यू रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम ऑफ मीथेन बाय कार्बन एंड ज्वाइन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन टू सेटिस्फाई द टेट्रावैलेंस कार्बन एटम। कुल मिला के इस लाइन का मतलब ये है कि अगर मेरे पास क्या है? मीथेन है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बनाया मीथेन HCH, ठीक है? अगर इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या होगा? भूकंप आ जाएगा। एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया और इसके जगह दूसरा कार्बन लगा दिया। ध्यान रखना है कार्बन की 4 वैलेंसी है। अगर इस कार्बन से मैंने दूसरा कार्बन जोड़ दिया है, यानी कि बाकी 4 वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए कौन आएगा? बाहुबली हाइड्रोजन आएगा, है ना? यस। तो इसी तरह आप क्या करोगे? हर बार एक हाइड्रोजन को किसी दूसरे कार्बन से रिप्लेस करते जाओगे और आपको क्या मिलता रहेगा? नए नए एल्केन्स मिलते जाएंगे, राइट? ओके, तो देखिए पहला एग्जांपल यहाँ गिवन है, ये मीथेन है। एक हाइड्रोजन को हमने एक कार्बन से रिप्लेस किया और वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए हमने हाइड्रोजन लगा दिया। सिंपल सी बात है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। These hydrocarbons are the inert under normal condition and they do not react with acid base and other reactions। ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं एकदम बोरिंग टाइप के होते हैं, सिंपल सी बात।
ठीक है। हाइड्रोकार्बन बोरिंग टाइप के, नॉर्मल कंडीशन में ये कोई रिएक्शन नहीं करते, किससे? एसिड से, बेसिस से, रिएजेंट से, कोई भी रिएजेंट है उन सब से नॉर्मल कंडीशन में ये बात नहीं करते। जब इनको हाई टेम्परेचर दे दिया जाता है तब ये सोचते हैं कि चलो भाई रिएक्शन कर लेते हैं, है ना। किसकी बात कर रहा है? एल्केन्स की बात कर रहा है, क्योंकि पहले के टाइम में बच्चों जो एल्केन हुआ करता था उसे हम पैराफिन्स बोलते थे। क्या बोलते थे? पैराफिन्स बोलते थे। पैराफिन वर्ड लैटिन वर्ड से आया है। कौन कौन से? पैरम और एफिनीस से, राइट। पैरम का मतलब है लिटिल, थोड़ा थोड़ा, और एफिनेंस मतलब एफिनिटी, मतलब बहुत ही लेस रिएक्टिव, बहुत ही कम चाहत किसकी? रिएक्शन करने की, राइट। कैन यू थिंक क्या लिखा हुआ है? चलिए पढ़ लेते हैं। जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन फैमिली होमोलॉगस सीरीज। देखिए, क्या हम एल्केन का जनरल फॉर्मूला सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं। कैसे सोचा गया? ये जो जनरल फॉर्मूला आया है बच्चों, CnH2n, कैसे आया? CnH2n+2। इतने सारे हमें क्या मिलते गए? स्ट्रक्चर्स मिलते गए, और वहां से एक फॉर्मूला निकाला गया जो क्या था? CnH2n+2 की अगर n की एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट वैल्यू रख दे, जैसे 1 रख दिया, 2 रख दिया, है ना, 3 रख दिया, तो हमें प्रॉपर वही फॉर्मूला मिल रहे थे जो हम लोगों ने एक हाइड्रोजन को एक कार्बन से रिप्लेस करके बनाया, राइट। तो क्या मिल रहा था? इसका जनरल फॉर्मूला मिला CnH2n+2। अगर हम कार्बन में n की वैल्यू 1 रख दे तो हमें मिल जाता है मीथेन, 2 रख देंगे तो हमें मिल जाता है इथेन, राइट। तो उसमें लिखा है कि भाई VSEPR थ्योरी याद है? मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है ना, और उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा भाई? ये कार्बन है, इस हर एक कार्बन एक हाइड्रोजन से मिलकर जुड़कर बना है, मतलब एक ही कार्बन है। एक कार्बन की भाई 4 वैलेंसी होती है, चारों वैलेंसी से हाइड्रोजन आकर जुड़ा है, और इस स्ट्रक्चर को बोला गया टेट्राहेड्रन। ये जो HCH की जो बॉन्ड एंगल होती है वो 109.5 डिग्री, ये याद हमें रखना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो जनरली जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इनकी बॉन्ड लेंथ आती है 154 पिकोमीटर और 112 पिकोमीटर आती है, राइट। यस, कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, राइट। चाहे वो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड हो, चाहे वो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब इनके बीच में कौन सी ओवरलैपिंग हुई है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल्स ऑफ द हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ऐसे 4 बॉन्ड हैं। कौन से टाइप के बॉन्ड है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग नोमेनक्लेचर में आते हैं। नोमेनक्लेचर इन आइसो, ठीक है। इनमें से इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म एल्केन कैन फर्दर बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फ्यू मोर एग्जांपल। कॉमन नेम्स आर गिवन इन पैरेंथेसिस, भाई ब्रैकेट में गिवन है ना। फर्स्ट 3 मेंबर एल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन हैव ओनली वन स्ट्रक्चर, बट हायर एल्केन कैन हैव मोर देन one structure. Let us write structure for C4H10, 4 carbon atoms of ये ठीक है, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं आपको सिंपल से बता देती हूँ। मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ये किसी भी प्रकार का कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं देता है, लेकिन जैसे ही हम 4th कार्बन वाले एल्केन पे आते हैं वहां से हमें मिलता है क्या? आइसोमेरिज्म। बनाते कैसे हैं एक बार सीख लेते हैं। देखिए हम लोग लेंगे एक हाइड्रोकार्बन जिसका नाम है ब्यूटेन, क्योंकि भाई 4 से ही स्टार्ट होते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या है। देखिए मैंने लिखा C4H, क्या होगा? 10, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे? एक सीधी चेन बना सकते हैं कि नहीं? ये है ना। एक क्या करते हैं, ये वाला जो कार्बन है ना, इसको हम कहीं इधर रख देते हैं, इधर रख दिया, राइट। तो अब 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड कर लेना हाइड्रोजन से, लेकिन ओवरऑल जो पूरी पॉसिबिलिटी है वो यही दोनों है। एक ओपन चेन मिलेगा और एक कार्बन को उठा करके यहाँ रख दो, है कि नहीं। बाकी अगर आप ये कार्बन इधर रखोगे सेम ही कंपाउंड, इधर रखोगे तो सेम ही कंपाउंड। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल ब्यूटेन और ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट। इस तरह से हमें मिल जाएगा।
और इसका बॉइलिंग पॉइंट आप जरा ध्यान से देखिए 273 केल्विन है। यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन बना है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है 261 केल्विन। देखिए जब स्ट्रेट चेन मिली थी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 273 केल्विन था, और जब ब्रांच चेन मिली हमें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 261 केल्विन। यानी कि ब्रांचिंग बढ़ने से क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रांचिंग बढ़ने से यहाँ पे हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया। यहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया कवर है, यहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया कवर नहीं है। लार्ज सरफेस एरिया कवर करने से क्या होता है, जैसे हमारे पास ओपन चेन है, अब एक ब्यूटेन दूसरे ब्यूटेन के साथ ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज्यादा कवरिंग के साथ क्या कर पाएगा, ओवरलैप कर पाएगा, जुड़ सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है बताइए, स्टेरिक हिंड्रेंस है, सरफेस एरिया कम है, मतलब एक आइसोब्यूटेन दूसरे आइसोब्यूटेन के साथ उतनी प्रॉपरली जुड़ नहीं पाता है। क्यों? सरफेस एरिया कम है। अब प्रॉपर जुड़ नहीं पा रहा है तो इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कौन सा इंटरेक्शन, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब इंटरेक्शन ही कम है, अट्रैक्शन ही कम है, तो बस बॉइल करो तुरंत उबल जाएगा, इसी है ना, बॉइल हो जाएगा। इसीलिए जो ब्रांच चेन, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रांचिंग, boiling point is inversely proportional to the branching। अगर ब्रांचिंग बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा। सिंपल सी बात है। इसी तरह आप पेंटेन का बना सकते हो। लेट सपोज मैं बना देती हूँ पेंटेन का C5H12। ठीक है, चलो एक बार बनाते हैं। सबसे पहला वही कि लाइन से हम 5 कार्बन बना देंगे। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, ये वाला कार्बन इधर लगा दो, 1 2 3 4, मान लो मैंने इधर लगा दिया। और क्या पॉसिबिलिटी, ये वाला कार्बन भी उठा के इधर लगा दो, 1 2 3, एक कार्बन पहले से था, दूसरा कार्बन भी यहाँ लगा दो। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ये बन गया पेंटेन, ये बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये बन गया 2 डाई मिथाइल प्रोपेन बन गया, बस। ठीक है, इसी तरह आप हेक्सेन का बनाओगे, एन हेक्सेन बनेगा 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। ओवरऑल देखिए, बात मेन चीज ये है बच्चे कि ब्यूटेन का 2 आइसोमर बनता है, पेंटेन का 3 आइसोमर बनता है, और हेक्सेन का 5 आइसोमर्स बनते हैं, राइट। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, फिर से देखिए, पेंटेन में 309 केल्विन क्या है, बॉइलिंग। अब एक कार्बन को उठा के यहां लगा दिया, एक ब्रांचिंग, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। अब एक और कार्बन को उठा के यहां लगा दो, बॉइलिंग पॉइंट और डिक्रीज हो गया, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है ब्रांचिंग बढ़ने। ठीक है, ये सब वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई। ठीक है, और हाँ, अगर जैसे ये वाला जो हमारे पास थर्ड है और जो फोर्थ है, थर्ड क्या है, एक स्ट्रेट चेन है, फोर्थ क्या है, ब्रांच चेन है, तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर कहलाएंगे, चेन आइसोमर। ओवरऑल है तो स्ट्रक्चर आइसोमर, लेकिन चेन आइसोमर थर्ड और फोर्थ है, जिसमें चेन का डिफरेंस आता है। मतलब एक हमारा स्ट्रेट चेन रहा और दूसरा क्या है, ब्रांच चेन। तो थर्ड और फोर्थ क्या है हमारे पास, चेन आइसोमर्स। थर्ड और फिफ्थ क्या है, चेन आइसोमर्स है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ओवरऑल स्ट्रक्चर आइसोमर्स है, लेकिन थर्ड और फिफ्थ क्या था हमारा, चेन आइसोमर्स। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये जो हेक्सेन है हमारा 5 आइसोमर्स दिखा रहा है, हेप्टेन है 9 आइसोमर्स दिखा रहा है, और जो डेकेन है वो 75 आइसोमर्स पॉसिबल है। अगर एनसीईआरटी में लिखा है तो हमें याद करना पड़ेगा कि ब्यूटेन का 2 आइसोमर्स होता है, पेंटेन का 3 आइसोमर्स होता है, हेक्सेन का 5 आइसोमर्स होता है, हेप्टेन का हमारे 9 आइसोमर्स होते हैं, और डेकेन का 75 आइसोमर्स होते हैं। समझ में आई बात? तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, अब देखिए, अगर मैंने, ये मेरे पास एल्केन है, ठीक है, अगर मैंने एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, अगर मैंने एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो हमें मिल जाएगा एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जैसे CH4 है, CH4 में से एक हाइड्रोजन हटाया तो हमें मिल गया CH3, तो इसे बोलेंगे मिथाइल। लेकिन एक वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आकर के जुड़ सकते हैं, चाहे वो कोई कार्बन की चेन भी हो सकते हैं, चाहे कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है।
चाहे वो कोई फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे वो कार्बन कार्बन की चेन हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, एक ही हाइड्रोजन हटाया है तो CnH2n +2 की जगह क्या हो जाएगा +1, ये हो गया एल्काइल ग्रुप का, ठीक है। यहाँ पे हमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप दिए, जैसे यहाँ पे CH3 होना चाहिए था, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो एक वैलेंसी खाली हो गई और यहाँ क्या लगा दिया OH और उसका IUPAC नेम है। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पे एक वैलेंसी खा लिया और उस जगह OH लगा दिया, इसका IUPAC नेम गिवन है बच्चों। इसी तरह यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाया, OH लगा दिया। इसी तरह देखें यहाँ पे ब्रांच चेन बना दिया CH3 और यहाँ पे एक वैलेंसी खाली कर दिया और यहाँ पे क्या बन गया, एक OH लगा दिया और ये इसका IUPAC नेम इस तरह से है, ठीक है। ओके, ये सब आप कर लोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे सिखाया गया है कि कैसे आइसोमर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम आते हैं सिंपली यहाँ पे प्रिपरेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रिपरेशन है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ एल्केन्स। ये जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब क्या है एल्केन के मेन सोर्स होते हैं। जैसे पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है ना, जिसे बोलते हैं LPG, CNG है ना, डीजल, ठीक है, बिटुमेन, और जैसे जेली होता है ना, पेट्रोलियम जेली, ये सब क्या होते हैं, ये सब पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और ये सब दे ऑल आर मेड ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेचुरल गैस आप सब जानते हो मीथेन होता है, मीथेन इज अ एल्केन, राइट। तो ये क्या है, एक नेचुरल सोर्स है, बट स्टिल इसे हम प्रिपेयर करते हैं फॉलोइंग मेथड से। सबसे पहला मेथड है फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं, मतलब ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जिसमें सिर्फ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड मतलब एटलीस्ट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए, राइट। तो उसे हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। डाई, अभी होता कैसे है कि मेरे पास ना डाई हाइड्रोजन गैस होंगे, जिसे डाई हाइड्रोजन गैस बोलते हैं ना हाइड्रोजन को। मेरे पास एल्कीन हो सकता है, मेरे पास एल्काइन हो सकता है, और इसका रिएक्शन हम कराएंगे कैटलिस्ट प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर निकल के साथ, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डाई हाइड्रोजन गैस एड्स टू एल्कीन एल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर निकल टू फॉर्म एल्कीन। हम क्या करेंगे, एल्कीन या फिर एल्काइन में हाइड्रोजन गैस ऐड कराएंगे, लेकिन प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, कैटलिस्ट। निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, इनको फाइनली डिवाइडेड करें, क्यों, सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, राइट। तो निकल, पैलेडियम या फिर प्लैटिनम को कोई एक यूज करना, ये नहीं कि सब डाल दो आप उसी में, ठीक है। आप इनको क्या करोगे, फाइनली डिवाइड करोगे, क्यों, पाउडर फॉर्म में ले जाना है ताकि एड्सॉर्प्शन अच्छा हो सके, सरफेस एरिया ज्यादा मिल। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप एक बड़ा सा टुकड़ा ले लो कंपाउंड का और उसका रिएक्शन करो, उसको पाउडर फॉर्म में कर तो ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, ज्यादा जल्दी रिएक्शन होगी, इसीलिए हम डिवाइड करते हैं, फाइनली डिवाइड करते हैं, ठीक है। और एल्कीन में हाइड्रोजन जोड़ना ही क्या कहलाता है, हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। These metal adsorbs dihydrogen gas on their surface and activate the hydrogen gas। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि जैसे मेरे पास है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कि नहीं है, बिल्कुल है, राइट। यहाँ पे क्या है, हमारे पास कैटलिस्ट है, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, कुछ भी हो, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, हम ले आएंगे हम ले आएंगे यहाँ पे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो हमारा मोनोवैलेंट होता है ना, हाइड्रोजन क्या होता है, मोनोवैलेंट होता है, राइट। तो क्या होता है कि ये इससे जुड़ेगा, हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा तो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा, है कि नहीं। या इसको ऐसे समझ सकते हैं, लेट सपोज मेरे पास ये हाइड्रोजन है, ये इससे जुड़ रहा है, ये इससे जुड़ रहा है, तो यहाँ का बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, और यहाँ का बॉन्ड टूटेगा तो ये इससे जुड़ने लगेगा, ये इससे जुड़ने लगेगा, और जब ये इससे जुड़ेगा तो भाई कार्बन 5 बॉन्ड थोड़े ना बनाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होने लगता है। बात समझ आई। फिर से देखिए, ये हमारे पास एल्कीन है और ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है, राइट, लेकिन ये मेटल के साथ एड्सॉर्ब हो गया। अगर ये मेटल के साथ एड्सॉर्ब हो तो अब हाइड्रोजन 2 बॉन्ड थोड़े ना बनाएगा, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा,
क्योंकि अगर हम कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन नॉन पोलर है, 1s ओवरलैपिंग करके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ये बॉन्ड इतनी आसानी से थोड़े ना टूटेगा। जो हम 700-500 टेम्परेचर दे करके हम रिएक्शन करा सकते हैं, कैटलिस्ट नहीं यूज करोगे तो वहां पे आपको 1000-2000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, है कि नहीं? तो इसीलिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, रिएक्शन जल्दी हो जाए और ज्यादा एनर्जी ना लगे, राइट? तो यहाँ से बीच से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, ये यहाँ से जुड़ा, ये यहाँ से जुड़ा। फिर वही मैंने बोला कि कार्बन 5 बॉन्ड थोड़े ना बनाएगा, तो यहाँ से भी बॉन्ड टूटता है, तो ओवरऑल कुछ इस तरह से बन गया, राइट? क्या बन गया? एल्केन। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन से टाइप का एडिशन हुआ है? सिन एडिशन। सिन एडिशन मतलब अगर सेम साइड से जुड़ा है तो उसे हम सिन एडिशन बोलते हैं। अगर अपोजिट साइड से जुड़ा होता तो एंटी एडिशन होता है, बट यहाँ पे एंटी एडिशन नहीं, सिन एडिशन ही होता। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि प्लैटिनम एंड पैलेडियम कैटलाइज द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, but relatively higher temperature and pressure are required with nickel catalyst। मतलब क्या है बच्चों कि अगर मैं कैटलिस्ट में प्लैटिनम या पैलेडियम ले रही हूं तो वो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन करा लेता है, इतना एक्टिव कर देता है। रूम टेम्परेचर, हमें बहुत ज्यादा गर्म ही नहीं करना, बस इधर सट से गर्म करो, फट से हमें आंसर मिल जाएगा, मतलब एल्केन मिल जाएगा। लेकिन अगर वही हम यहाँ पे रूम टेम्परेचर, सॉरी, निकिल ले रहे हैं, निकिल कैटलिस्ट ले रहे हैं, तो हमें टेम्परेचर बहुत हाई करना पड़ेगा, प्रेशर बहुत हाई करना पड़ेगा, 450 to 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उस पर रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे रिएक्शन गिवन है कि इथीन है, हाइड्रोजन है और इथेन मिल गया। यहाँ पे गलत लिखा है, प्रोपेन नहीं, क्या बना है ये? इथेन। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि इथीन से इथेन मिलेगा, प्रोपीन है ये। ठीक है, प्रोपीन से हमें क्या मिलेगा? प्रोपेन मिलेगा। प्रोपाइन लिया है तो भाई एक बॉन्ड तोड़ने के लिए एक H2 है, तो दो बॉन्ड तोड़ने के लिए 2H2 लगेगा। दो बॉन्ड कैसे? इधर एक पाई बॉन्ड है, इधर दो पाई, राइट? तो दो बॉन्ड टूटेगा तो दो वैलेंसी खाली होगी, है ना? तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? प्रोपेन। ठीक है, जितने कार्बन की एल्कीन या एल्काइन उतने कार्बन का एल्केन हमें मिलेगा। ठीक है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड से हम क्या निकालते हैं? एल्केन। कैसे होता है? एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन रिडक्शन करा देते हैं जिंक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। याद रखने वाली बात बच्चों ये है कि जो मेरे पास एल्काइल हैलाइड है उसमें हम हाइड्रोजन तो ऐड करें, लेकिन प्रेजेंस होना चाहिए क्या? जिंक और डाइल्यूट HCl। अगर ये नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो इसमें असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है कि भाई यहाँ हो सकता है इनकरेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जब भी एल्काइल हैलाइड होगा तो जिंक डाइल्यूट HCl होना ही होना है, राइट? तो जितने कार्बन का एल्काइल हैलाइड उतने ही कार्बन का हमें एल्केन मिल जाए। जैसे यहाँ पे हमने इथाइल क्लोराइड लिया है, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ जिंक डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराया। अब दो कार्बन का एल्काइल हैलाइड था तो हमें इथेन। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास 1 क्लोरोप्रोपेन का रिएक्शन कराया हाइड्रोजन जिंक डाइल्यूट HCl के साथ, तो 3 कार्बन का हेलो एल्केन था, तो हमें 3 कार्बन का एल्केन भी मिल गया है, राइट? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या है एक बार मैं पढ़ देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। देखिए, एल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल ड्राई इथरल के साथ कराते हैं, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, मतलब वाटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन डिस्टर्ब क्रिएट करेगा, रिएक्शन में डिस्टर्ब क्रिएट करेगा और प्रोडक्ट जो डिजायर प्रोडक्ट है वो हमें नहीं मिलेगा, राइट? तो हायर एल्केन्स मिलता है। हायर एल्केन का मतलब क्या है कि जिससे जितने कार्बन हम एल्काइल हैलाइड के लिए उससे ज्यादा कार्बन के हमें एल्केन्स मिलता है, इसी को वुड्स रिएक्शन बोलते हैं एंड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे यहाँ पे देखिए मिथाइल ब्रोमाइड है एक्सक्यूज मी, मिथाइल ब्रोमाइड है, सोडियम के साथ रिएक्शन कराया और हमें मिल गया इथेन। एक कार्बन का हमने हेलो एल्केन लिया, दो कार्बन का मिला, राइट? यानी कि इसके 2 मोल्स हमने लिए हैं। इसी तरह इथाइल ब्रोमाइड लिया है तो इसका डबल क्या बनेगा? एन ब्यूटेन। What will happen if two different alkyl halides are taken?
ठीक है, अगर दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड ले लिए तो क्या होगा। तो चलो इस रिएक्शन को हम लोग नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। चलो देखिए वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन होता क्या है। देखिए वुड्स रिएक्शन ये होता है कि मेरे पास होगा एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और हमें ये कंडीशन, अगर आपको कहीं पे भी एल्काइल हैलाइड सोडियम और ड्राई ईथर मिल रहा है तो वो वुड्स रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसे मैंने मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया, राइट, एल्काइल हैलाइड के 2 ही मोल्स लेने हैं, तो मैं समझाने के लिए यहाँ पे इस तरह से लिख दे रही हूँ BrCH3। लिख सकते हैं कि नहीं भाई, बोलो ना, बोलो भाई। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3 और क्या बन गया 2NaBr, है ना। अगर मैंने मान लो प्रोपाइल क्लोराइड ले लिया 2Na, तो इधर भी हमें सेम ही लेना पड़ेगा ClC3H7। तो यहाँ पे 2NaCl निकल गया। अब देखो 3 कार्बन और ये 3 कार्बन जुड़ जाएगा तो हेक्सेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर हम अलग अलग टाइप का ले ले तो CH3Br ले लिया तो हम सोचेंगे कि यहाँ 2Na तो होता ही है साथ में, यहाँ पे हम एक काम करते ना C2H5Br ले ले, या इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड ले ले, तो हम ये सोचेंगे कि ये तो आराम से निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, प्रोपेन मिल जाएगा, राइट। लेकिन हमें सिर्फ प्रोपेन मिल जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में कोई एक ही मिथाइल ब्रोमाइड नहीं है, एक ही इथाइल ब्रोमाइड नहीं, कई सारे मिथाइल ब्रोमाइड है। हो सकता है 2 मिथाइल ब्रोमाइड आपस में मिलके एल्केन बना ले, हो सकता है 2 इथाइल ब्रोमाइड आपस में मिलकर के क्या बना ले, ब्यूटेन बना दे, है कि नहीं। तो बस ठीक है, तो ये था हमारा वुड्स रिएक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के रिएक्शंस पढ़ेंगे, जैसे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सब्स्टिट्यूशन, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।